हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का 15th चैप्टर जो कि है द मेकिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो टॉपिक्स की बात करें तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और इसमें टोटली 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल 3 टॉपिक्स और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो कि है रिविजिटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए आपको नेपाल इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल 2007 और जापान कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल 1946 दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक्स में। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों के प्रियम्बल्स को, यानी कि इनके एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको पता चले कि ये डॉक्यूमेंट क्यों लिखा गया है, इसे हम प्रियम्बल कहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सब टॉपिक की तरफ जो कि है बैकग्राउंड ऑफ नेपाल। 1959 में नेपाल ने अपने फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड किए उनकी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दी थी उनके उस टाइम के किंग महेंद्रा ने। हाउएवर ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई क्योंकि पावर देने के विद इन 1 ईयर किंग ने वापस से उनकी सारी पावर्स अपने अंडर ले ली। एज अ रिजल्ट यहाँ पर दोबारा से लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, अपनी गवर्नमेंट को लेकर स्ट्रगल करने लगे क्योंकि लोगों को यहाँ पर चाहिए थी एक ट्रूली डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि उन्हें मिल नहीं पा रही थी। और इतना लंबा स्ट्रगल चलने के बाद यहाँ पर दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस किए गए 1991 में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीती नेपाल कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जीत के बाद भी नाखुश थी क्योंकि आज भी उनके जीतने के बाद उनकी पार्टी से या फिर उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर मोनार्की के हाथ में थी। तो वो लोग ये चाहते थे कि इनके पॉलिटिकल सिस्टम में एक कंप्लीट चेंज आ जाए और साथ में जो भी इनके कंट्री का मोनार्की सिस्टम है वो एंड हो जाए। इसी के साथ यहाँ पर इनके डिमांड के बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू कर दिए कंट्री के अंदर क्योंकि सभी लोग इस मोनार्की गवर्नमेंट को एंड करना चाहते थे। इसी के साथ ये सारे सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स जितने भी मोनार्की के थे, इन लोगों के बीच काफ़ी लंबी फाइट चली, जिसके बाद फाइनली 2007 में ये लॉन्ग स्ट्रगल एंड हुआ और नेपाल में अबॉलिशन हो गया मोनार्की गवर्नमेंट का। इसी के साथ आज जो हम गवर्नमेंट नेपाल में देखते हैं, इतने लंबे स्ट्रगल के बाद वो बनाई गई थी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है रीडिंग डिबेट्स। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के बेसिक स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल्स को बताता है जिनके अकॉर्डिंग ही स्टेट काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग ही कंट्री का फ्यूचर कैसा है हम इस बात को डिसाइड कर पाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पर डबल पर्पसेस होते हैं, सिर्फ एक पर्पस नहीं होता। सबसे पहला पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का होता है अपने सिटीजन्स को उनके राइट्स और ड्यूटीज बताना, साथ में उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताना, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। दूसरा पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का ये होता है कि वो अपने कंट्री को बताए कि फ्यूचर में उन्हें कैसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो स्टेट और सोसाइटी दोनों के जॉइंट एफर्ट से बन सकती है और उसी से डेवलप भी हो सकती है। अब इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर के लिए कंट्री का एक रोड मैप की तरह एक्ट करता है, जिससे कि कंट्री को वो ये भी बताता है कि कैसे हम प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब नेपाल में भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2007 में, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद 2015 में आकर ये प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब इसके डिले का मेन रीज़न ये था कि नेपाल में काफ़ी सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स थे और जितने भी बेसिक इश्यूज हुआ करते थे इन पॉलिटिकल ग्रुप्स एक कॉमन पॉइंट पर यहाँ पर अग्री नहीं हो पाते थे। हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस होते थे इस पर और हर इशू पर सबकी अलग अलग अपनी अपनी राय होती थी। तो इसीलिए ये लोग एक साथ एक कॉमन एग्रीमेंट पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तो इससे हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जिसमें आपको डिस्कशंस, डिबेट और साथ में डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना होता है ताकि आप सबके लिए एक एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क बना पाए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पर उंगली उठाकर उसे ये ना कह पाए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बायस्ड है या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत है। और इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से बनाई गई थी। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सब टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी।
तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रिपेयर और अडॉप्ट किया था। ये ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए भारतीय लोगों की लंबी स्ट्रगल का एक अच्छा सा रिजल्ट था, क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फ्रीडम देने के बारे में सोचा तो तब हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, ताकि इंडियन पीपल खुद ही से अपनी कंट्री पर रूल चला सके और साथ में कंट्री के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड कर सके। तो इसी पर्पस के लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन के बाद। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन में जितने भी सारे लीडर्स इलेक्ट हुए थे, अब इन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को यहाँ पर खुद से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को जनरल पब्लिक ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था। कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे उनके लिए सीट्स डिसाइड की थी। तो ब्रिटिश रूल के अंडर जितने भी एरियाज थे वहां से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, और प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे वहां से 93 मेंबर्स आए थे। सीट्स इस तरह से दी गई थी कि मेजर कम्युनिटीज जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स और अदर्स को भी सभी को अपनी अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके। अब शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग थे उनके लिए यहाँ पर 26 सीट्स दी गई थी, रिजर्व की गई थी, और असेंबली में सिर्फ 9 वुमेन मेंबर्स थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसके पास सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 69% ऑफ सीट्स थी। उसके बाद मुस्लिम लीग थी, जिसके पास मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स थी। शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश इंडिया के सारे जितने भी एरियाज थे वहाँ के सारे मेंबर्स हमारे पास थे, लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तभी से पाकिस्तान के मेंबर्स ने अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं हुई थी। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमारा एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंडर हर इंडियन यानी कि हमारा हर सिटीजन वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस, कल्चर, रीजन, रिलीजन, रेस, कास्ट सभी चीज़ों को साइड करके उन्हें राइट टू वोट दिया जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके थ्रू इलेक्ट नहीं हुई थी, इसीलिए सोसाइटी के सभी सेक्शंस को ये फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करता था। उसमें से सिर्फ उस टाइम पर 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट दिया गया था। प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर इलेक्ट नहीं हुए थे और उन्हें कंसल्टेशन के थ्रू चूज किया गया था। ऐसा इसीलिए हुआ था कि क्योंकि उस टाइम पर ऐसे कई सारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंडिया के साथ ज्वाइंट नहीं होना चाहते थे। वो लोग अपने ही स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाकर खुद ही के स्टेट में रहना चाहते थे, इंडिया के साथ ज्वाइंट नहीं होना चाहते थे। तो अब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें असेंबली में बुलाया गया। अब शुरू में मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी मीटिंग्स अटेंड नहीं करते थे, लेकिन बाद में वो लोग असेंबली ज्वाइन कर लिए, उन लोगों ने भी असेंबली ज्वाइन कर लिया। भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फुल्ली यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने तरह तरह के ओपिनियंस को कंसीडर करने की पूरी कोशिश की थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम्स का यूज़ करके उन लोगों ने न्यूज़पेपर्स, लेटर्स, आर्टिकल्स और ऐसे कई अलग अलग मीडियम्स के थ्रू वो लोग लोगों तक पहुँचे, जहाँ पर वो लोगों से ओपिनियंस और सजेशंस मांगा करते थे। इससे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को भी अपने व्यूज़ देने का मौका मिल रहा था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर इंडिया के लिए प्लान किया जा रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोविंस, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन उस टाइम के इंडियंस के लिए है। उन्होंने मेंबर्स को याद दिलाया कि असेंबली का काम सिर्फ अपने बारे में या अपनी पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देश के वेलफेयर के बारे में सोचना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेंबर्स को अपने पार्टी डिस्प्यूट से ऊपर उठकर ब्रॉड माइंडेडली और काफ़ी टॉलरेंट वे में देश के बड़े बड़े इश्यूज़ के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड में बनकर तैयार हो वो इंडिया के लिए वर्दी हो और साथ में पूरी का पूरा वर्ल्ड उसकी रिस्पेक्ट करे। अब कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। अब इस कमेटी का काम था कि सभी व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करें। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसके ऊपर कमेटी ने काफ़ी अलग अलग ब्रॉड गाइडलाइंस भी दी। अब उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने डिस्कशन और अप्रूवल के लिए रखा गया और फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुई, यानी कि इससे
इट केम इनटू फोर्स। अब आगे के सेक्शंस में या फिर आगे के हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम जानेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इम्पॉर्टेंट डिबेट्स के बारे में, कैसे डिबेट्स वहाँ पर हुई और कैसे अलग अलग गाइडलाइंस रखी गई, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस कैसे बनाए गए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रीडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। 1948 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि सीए के सामने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। अपनी स्पीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया सबसे पहले कि ड्राफ्ट कैसे प्रिपेयर किया गया था, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज से इलेक्ट नहीं हुई थी, तो इसीलिए असेंबली ने यह इंश्योर करने की कोशिश की और इसी के ऊपर सारे के सारे स्पेशल स्टेप्स भी लिए कि मैक्सिमम मेंबर्स और जनरल पब्लिक का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो। तो अब 4 नवंबर 1948 को यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया और प्रपोज किया कि असेंबली इसे कंसिडरेशन में ले। अब उन्होंने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसीजन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग प्रिपेयर करें। अब ये डिसीजन अलग अलग कमिटीज के ऊपर और उनके रिपोर्ट्स के ऊपर बेस्ड था कि वो लोग इसे कंसिडर करना चाहते हैं या फिर नहीं। अलग अलग कमिटीज जैसे कि यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज। अब कुछ मैटर्स में असेंबली ने यह भी डायरेक्ट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस को फॉलो किए जाएं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने होप अपनी इस पर एक्सप्रेस किया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम पूरी की पूरी ऑनेस्टी और फेथफुली कंप्लीट किया होगा। अब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ ये कहा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स थे और ये दुनिया के वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक था। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को 8 महीने तक पब्लिक के लिए ओपन रखा गया ताकि जितने भी सपोर्टर्स, क्रिटिक्स, ओपोनेंट्स सभी लोग हैं सब इसे देख सके और इस पर अपने अपने व्यूज़ और सजेशंस दे सके। इससे क्लियर होता है कि पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पर सीरियसली लिया जा रहा था। अब डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी एक्सप्लेन किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त दूसरे कंट्रीज़ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सपीरियंस थे उससे भी यहाँ पर सीख ली गई है। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, स्पेशली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान में रखकर ये प्रोविजंस बनाए गए थे। अब ये प्रेजेंटेशन इंडियन इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद दी जा रही थी, जब इंडिया अपने डेमोक्रेटिक और स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर रहा था। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अंबेडकर यहाँ पर हमें बताते हैं कि अगर हम किसी को भी या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ में देते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज एनविजेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट रन कैसे कर रही है, मतलब यहाँ पर टॉप पे बैठने वाला कौन है या फिर कौन इसका रियल बॉस है या कौन इसे चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कंट्री कैसे स्ट्रक्चर की गई है, पावर कहाँ कहाँ डिवाइड की गई है। अब सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद सबके दिमाग में यही आ रहा था कि अब यहाँ पर इंडिया में भी एक प्रेसिडेंट है और अमेरिका में भी प्रेसिडेंट वाला टाइटल है। अब दोनों हमारे पास दोनों कंट्रीज में ही प्रेसिडेंट के टाइटल्स हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि क्या इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट सेम है। तो इसका आंसर यहाँ पर अंबेडकर इस बड़ी सी कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए देते हैं कि इसका आंसर एक बड़ा नो है। अब हम जानते हैं कैसे। इवन दो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज अमेरिका और इंडिया दोनों के पास सेम टाइटल यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट का, लेकिन दोनों कंट्रीज अलग अलग सिस्टम्स पर चलते हैं। यहाँ पर यूएसए यूज़ करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इंडिया यूज़ करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब हम जानते हैं अमेरिका में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो एक एक्चुअल पर्सन होता है जो कंट्री को रन कर रहा होता है। यहाँ पर वही रूल करता है कंट्री को, वही हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फाइनल वर्ड यहाँ पर प्रेसिडेंट का ही होता है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारे सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्टर्स की ही तरह, लेकिन उनकी बात प्रेसिडेंट को सुनना उतना ज़रूरी नहीं होता और वो जो चाहे कंट्री के बेस्ट के लिए वो कर सकता है। अब
पावर टू फायर की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी अपने सेक्रेटरी को मन चाहे अपने मन से कभी भी फायर कर सकता है। अब यही अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल मोर लाइक हमारी फैमिली में ग्रैंडपा जैसे होते हैं वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर्स जो होते हैं हमारे पेरेंट्स की तरह वही होते हैं जो डेली डिसीजंस लेते हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन रूल नहीं करता। अब यहाँ पर द सील यहाँ पर प्रेसिडेंट की सबसे अच्छी खासियत होती है, क्योंकि अंबेडकर इसी की वजह से उन्हें बुलाते हैं सेरेमोनियल डिवाइस। इसका मतलब ये है कि कंट्री के जितने भी सारे ऑफिशियल डिसीजंस होंगे उस पर प्रेसिडेंट ही अपनी सील लगाकर उन्हें कंफर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं एडवाइस की, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो सारे मिनिस्टर्स की एडवाइस ले और उसे फॉलो करे, वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पर मेन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं दोनों प्रेसिडेंट्स की। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वही रूल करता है, साथ में इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है यहाँ पर इंडिया में पीएम और मिनिस्टर्स रूल करते हैं। एडवाइस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट आसानी से अमेरिका में एडवाइजेस को इग्नोर कर सकता है, लेकिन वही इंडियन प्रेसिडेंट जो है उससे सारे के सारे एडवाइजेस को फॉलो करना होता है। फीचर की अगर हम बात करें तो अमेरिका यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल कंट्री हो जाती है और इंडिया एक पार्लियामेंट्री कंट्री है। अब फायरिंग मिनिस्टर्स, अगर मिनिस्टर्स के फायर करने की बात करें तो प्रेसिडेंट यहाँ पर कभी भी अपने मिनिस्टर्स को फायर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया में प्रेसिडेंट को किसी को फायर करवाना है तो मेजॉरिटी को भी उन्हें अपने साथ लेना होगा। अब रोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट एक रियल एग्जीक्यूटिव है अपनी कंट्री का, और यहाँ पर इंडियन प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के आंसर की और हमारे इस वीडियो के सबसे लास्ट सब टॉपिक की, जो कि है द फेडरलिज्म। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ हमारा इसी के ऊपर था कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पावर कैसे कैसे यहाँ पर डिवाइड की जा रही है। तो इसका आंसर है फेडरलिज्म, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंडर गवर्नमेंट अपनी पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट्स में, और ये इंश्योर करती है कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के पास बराबर पावर्स हो, लेकिन फिर भी वो लोग इंडिपेंडेंटली अपने पावर्स को एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ टुगेदर वर्क करें। अब यहाँ पर अंबेडकर फिर से लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस समझाते हैं। मेनली हमारे पास दो अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। सबसे पहले आती है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी आती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है उसके यहाँ पर दो मेन फीचर्स हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी सुप्रीम होती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल होती है। सेकेंडली यहाँ पर स्टेट्स सोवरेन नहीं होते, इसका मतलब ये है कि स्टेट्स के पास खुद की इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती। अब एग्जाम्पल, एक यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर मेनली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके भी दो अलग अलग मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, जो कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपनी अपनी सेपरेट पावर्स होती हैं जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, और इसे हम कहते हैं डुअल पॉलिसी। अब यहाँ पर दोनों सेंटर और स्टेट्स पावरफुल होते हैं अपने अपने खुद के एरियाज में। अब इससे आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि हमारे पास इंडिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इससे हम डुअल पॉलिसी का भी आसानी से यूज़ कर पाते हैं। अब अगर हम फिर से इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के पास, इंडिया और अमेरिका के पास फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, और तो इंडिया और अमेरिका यहाँ पर सिमिलर हो गए। नेक्स्टली, अमेरिका में स्टेट्स जस्ट सेंटर के एजेंट्स नहीं है और सेंटर सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं कहलाता, यानी कि दोनों के पास सेपरेट पावर्स होती है और दोनों के पास इंडिपेंडेंट पावर्स भी होती है। इंडिया में भी हमारे पास सेम ऐसे ही है। इंडिया में भी स्टेट्स यहाँ पर यूनियन के सर्वेंट्स नहीं है और यूनियन सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है, दोनों के पास खुद की इंडिपेंडेंट पावर है। तो यहाँ पर तक भी हम सिमिलर है। तो अब बात ये आती है कि हम डिफरेंट कहाँ हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें सिमिलर है तो डिफरेंस कहाँ पर है? तो डिफरेंस यहाँ पर आता है सिटीजनशिप में। अब अमेरिका में यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप्स होती है लोगों के पास। सबसे पहले तो एक सिटीजनशिप उनके पास यूएसए की, यानी कि उनकी कंट्री की होती है। नेक्स्ट दूसरी सिटीजनशिप उनके पास होती है वन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट में वो लोग रह रहे हैं उसकी। अब इंडिया में हमारे पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। चाहे आप किसी भी स्टेट में रहने लगे तो आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, द इंडियन सिटीजनशिप। अब
हमारे पास कोई ऐसी सेपरेट हम स्टेट की सिटीजनशिप्स नहीं देते। हर इंडियन अगर किसी भी स्टेट में वो चला जाए, उसके पास सेम राइट्स होंगे किसी भी स्टेट में। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर महाराष्ट्र से केरला ट्रैवल कर रहा होगा, तब भी उसके पास उसके पूरे राइट्स होंगे, सबके पास सेम राइट्स होंगे, क्योंकि हम सब एक ही कंट्री में हैं, हमारी ही कंट्री में है, चाहे हम कितने भी स्टेट्स ट्रैवल कर ले। अब यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करता है, क्योंकि हमारे पास दोनों सेंटर और स्टेट्स के पास पावर्स हैं। इंडिया के पास एक ही सिटीजनशिप है अनलाइक अमेरिका, और इंडिया एक फेडरल है, लेकिन एग्जैक्टली अमेरिकन सिस्टम की तरह नहीं है। अब हम यहाँ पर फेडरलिज्म की प्रॉब्लम को भी समझाते हैं। हर जगह पर अच्छाई के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। अब फेडरलिज्म के पावर्स में हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल और स्टेट। तो ऑब्वियसली दोनों खुद के ओन लॉज बना सकते हैं, दोनों का खुद के एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद के कोर्ट्स हैं, लेकिन इससे डाइवर्सिटी हमारे पास बढ़ती जाएगी, डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा। अब डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंसेस काफ़ी सारे हो सकते हैं हमारे लॉज में, एडमिनिस्ट्रेशंस में और जुडिशियल सिस्टम में। कुछ डाइवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, क्योंकि हमारे पास हर अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग नेसेसिटीज़ होती हैं, हर स्टेट के लोगों की अलग अलग नीड्स होती हैं, सारे स्टेट्स हमारे पास सेम नहीं हैं। लेकिन डाइवर्सिटी एक पॉइंट तक ही अच्छी लगती है, उस पॉइंट के आगे जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इस प्रॉब्लम की ले, तो अगर आप सोचिए कि अगर हमारे पास हर स्टेट में अलग अलग लॉस अप्लाई किए गए फॉर मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, क्राइम्स, बैंकिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, कोर्ट प्रोसीजर्स, और अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग स्टेट ने अलग अलग रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ एक स्टेट में लीगल हो और दूसरे स्टेट में वही चीज़ इलीगल हो जाए, जिसकी वजह से एक पर्सन जो स्टेट टू स्टेट काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, उन लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, और ये डायरेक्टली हमारी यूनिटी को वीकन कर देगा। तो अब इसके ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या स्टेप्स उठाए? सबसे पहले इंडिया हमारी एक फेडरेशन पर चलती है, लेकिन साथ में हमें यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए, सेमनेस चाहिए इंपॉर्टेंट मैटर्स पर, जिससे हमारी कंट्री यूनाइटेड रह सके। तो इसीलिए इस चीज को प्रॉपरली यूनिफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट मेथड्स को अडॉप्ट किया। सबसे पहला मेथड था सिंगल जुडिशियरी। इससे इंडिया के पास हमारे पास सेपरेट कोर्ट्स तो है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट्स के लिए हमारे पास सेपरेट कोर्ट्स तो है, लेकिन सभी कोर्ट्स एक ही सिस्टम के अंडर आएंगे। हमारे पास एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होगा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट टॉप पर होगा, हाई कोर्ट स्टेट्स में होंगे और दूसरे कोर्ट्स उनके बिलो होंगे। ये सारे कोर्ट्स एक ही सिस्टम का पार्ट होंगे। और कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए में यहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स के पास पावर्स होती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारे पास सेपरेट पावर्स उन्हें नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर किसी भी स्टेट कोर्ट की अपील को आसानी से सुन पाएगा, जिससे कि हम जस्टिस को यूनिफॉर्म रख सकेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है यूनिफॉर्म फंडामेंटल लॉस। यहाँ पर इंडिया हमारी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है सिविल लॉस में, क्रिमिनल लॉस में, साथ में बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स में, जिससे कि हम दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला पाएंगे। और लास्ट मेथड हमारा है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। काफ़ी सारे सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये ऑफिसर्स दोनों जगह पर सेंट्रल और स्टेट्स में काम करेंगे और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, जिससे कि हम नेशनल यूनिटी को मेंटेन रख पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सारे यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट लॉज जितने भी हैं, इंडिया से हम रिमूव डाइवर्सिटी को तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारे डिफरेंसेस एक पॉइंट तक ही अच्छे लगते हैं। तो ये लॉज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है हमारे पास डेली लाइफ में, और जो लॉज डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम डाइवर्सिटी नहीं रख सकते। जैसे कि इसमें कई सारे अलग अलग लॉज शामिल है, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी एक्ट, मैरिज, डाइवोर्स या इनहेरिटेंस लॉस। और ये लॉस अफेक्ट करते हैं हमारी सिविक लाइफ पर और सिटीजन्स की डेली लाइफ पर, तो इसी और कॉर्पोरेट लाइफ पर भी। तो इसीलिए हम इन लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स नहीं बना सकते। अब हम इस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देती है। सबसे पहले आती है सेंट्रल लिस्ट, जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस बना सकती है। नेक्स्ट आती है स्टेट लिस्ट, जहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉस बना सकती है। और लास्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉस बना सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी कोई सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है,
तो सेंट्रल का लॉ ही वैलिड माना जाएगा, स्टेट के लॉ को हम इनवैलिड कर देंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट लॉज को हम कॉन्करेंट लिस्ट में भी प्लेस कर सकते हैं और इससे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है कि स्टेट्स भी लॉ बना पाए, लेकिन उसके साथ लॉस में यूनिफॉर्मिटी भी हम मेंटेन कर पाए और साथ में सेंटर को जब नीड पड़ेगी इंटरवीन करने की, सेंटर भी इंटरवीन कर पाए, जिससे हम बैलेंस रख पाएंगे हमारे फेडरल सिस्टम और नेशनल यूनिटी के बीच। अब सिविल सर्विसेज हमारे पास जो फेडरल सिस्टम में है वो दो अलग अलग टाइप की सर्विसेज है, जो कि है फेडरल सिविल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस। अब इंडिया के पास डुअल सर्विसेज है, जैसे कि सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, लेकिन इंडिया के पास एक स्पेशल फीचर है, वो ये है कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम जितने भी पोस्ट हमारे पास होते हैं, जैसे कि इन पोस्ट के लिए हम ये एक लाइन ये रखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स हर जगह पर इनके सेम होने चाहिए। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया ऑल इंडिया सर्विसेज को, जिसके एग्जाम्पल्स हैं IAS, IPS और IFS। ये ऑफिसर्स ऑल इंडिया बेसिस पर सेलेक्ट किए जाते हैं, इनके पास कॉमन क्वालिफिकेशंस होते हैं, यूनिफॉर्म पे स्केल होती है इनकी, और साथ में ये लोग दोनों ही सेंटर और स्टेट के लिए काम करते हैं, और जिससे कि हम अपनी गवर्नेंस में यूनिटी को मेंटेन कर पाए और नेशनल इंटीग्रेशन को बरकरार रख पाए। अब हम इस सारे पैसेज के मेन आइडिया को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट लॉज बनाए जाएंगे, हमारी कंट्री फेडरल भी होगी, साथ में यूनिफॉर्म लॉज भी होंगे, सेंट्रल पावर भी होगी इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे एक की होंगे इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो इंडिया में अब कंबाइन होगा फेडरलिज्म, स्ट्रॉन्ग यूनिटी और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने कवर अप किए 3 टॉपिक्स और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इस पूरे चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।